बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं खड़ा हूँ गरनाता के मशहूर अलहमरा महल के सामने। तो मेरी आज की वीडियो अलहमरा के बारे में है। मेरी पिछली वीडियो गरनाता शहर के बारे में थी जो कि ख़ित्ता अंदलस में वाक़ है, और गरनाता जो है वो मुसलमानों का जो स्पेन में दौर हुकूमत था उसकी एक अजीम यादगार है। उनकी एक आखिरी आप कह लें कि पनाहगाह है, क्योंकि आखिरी दौर में मुसलमानों की हुकूमत स्पेन में सिर्फ गरनाता के शहर तक महदूद होकर रह गई थी। तो उस वीडियो में मैंने मुख्तसर अलहमरा के बारे में भी आपको बताया था। तो आज मैं आपको इन डिटेल अलहमरा के महल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अलहमरा महल्लात के जो अहम हिस्से हैं वो आपके साथ शेयर करूं, इसके विजुअल्स आपके साथ शेयर करूं, और इसकी खूबसूरती को देखकर आप इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलहमरा के महल्लात कोहे सबीका पर वाक़ हैं। ये गरनाता शहर में एक पहाड़ी है और बिल्कुल इसके ऊपर जो है अलहमरा के महल्लात वाक़ हैं। और ये तकरीबन 26 एकड़ के रकबे पर फैले हुए हैं और इसके इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार है। और फिर यहाँ पर आपको बेशुमार छोटे बड़े महल्लात मिलेंगे। तकरीबन 30 के करीब यहाँ पर मीनार हैं। अगर आप इसको मजमूई तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े हिस्से हैं। ये जो पहला हिस्सा है जिसको इस वक्त हम देख रहे हैं, इसका नाम है जन्नतुल अरीफ। और ये बिल्कुल अलहमरा महल्लात के आप कह लें कि सबसे बुलंद मुकाम पर वाक़ है। जन्नतुल अरीफ के कई हिस्से हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये वाला हिस्सा बुलंदी पर वाक़ है तो यहाँ से जो पूरा अलहमरा का महल है उसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। छत पर भी बहुत ही खूबसूरत काम है, लकड़ी की बनी हुई छत है। और फिर आप देख सकते हैं कि नक्शो निगार और साथ में पुरानी आयात भी हैं। ख़ित्ता अंदलस स्पेन के जनूब में वाक़ है और इस इलाके में गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। अक्सर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। चुनांचे इन महल्लात में भी आप देखेंगे जिस तरह हमारे यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में महल्लात होते हैं, वहाँ पर फव्वारे वगैरह होते हैं, पानी के तालाब होते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। मकसद इसका यही है कि यहाँ पर जो पानी है इसकी वजह से तो दर्जा हरारत उसमें थोड़ी कमी वाक़ हो जाए और थोड़ा सा आपको ठंडक का सुकून का एहसास हो। अलहमरा के महल्लात में आपको जगह जगह दीवारों पर वला गालिब इल्लल्लाह लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं, कोई फातेह नहीं। तो ये असल में यहाँ के जो हुक्मरान थे उनका मोटो था, इसीलिए महल में आपको आगे भी आप देखेंगे कि जगह जगह वला गालिब इल्लल्लाह लिखा हुआ मिलेगा। मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपने अलहमरा के महल्लात को विज़िट करना है तो आपको अपना विज़िट प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। बेहतर है कि टिकट्स आप इन एडवांस खरीद लें। इनकी वेबसाइट है जहां से आप टिकट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसी दिन आएंगे और टिकट्स लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको फिर टिकट्स ना मिलें और मायूसी का सामना करना पड़े। इस वक्त हम अलहमरा के महल्लात के दूसरे बड़े हिस्से में दाखिल हो रहे हैं और इस हिस्से का नाम है नसरीज़ पैलेस, और इसको अलहमरा के महल्लात का सबसे खूबसूरत हिस्सा तस्वर किया जाता है। वैसे तो टिकट लेने के बाद आप अलहमरा के महल्लात के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो जगह है यानी कि नसरी पैलेस, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक मखसूस टाइम में दाखिल हो सकते हैं। चुनांचे जब आप टिकट लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि वो कौन सा टाइम है जिसमें आप नसरी पैलेस में दाखिल हो सकेंगे। तो वजह उसकी ये है कि ये वाला हिस्सा तमाम टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ होता है। ये महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, अभी आप आगे देखेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर रश होता है। तो इसी वजह से यहाँ की इंतज़ामिया ने टूरिस्ट की तादाद को मैनेज करने के लिए ये वाला यानी कि स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि सिर्फ आप एक मखसूस वक्त में यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए, यहाँ की बालकनीज़ हैं। इन बालकनी से आप पुराने शहर के मनाज़र देख सकते हैं। और इस महल में भी कई छोटे बड़े हिस्से हैं, कई सहन हैं जिनके दरमियान में फव्वारे लगे हुए हैं। और दीवारों पर आप देखिए किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार हैं।
पुरानी आयात हैं। आइए अब ज़रा इस जानिब आते हैं कि ये अलहमरा के महल्लात किसने बनवाए थे। खित्ता अंदलस में वैसे तो मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल से ज़्यादा हुकूमत की है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की कोई एक हुकूमत नहीं थी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ हुक्मरान थे। तो 3 बड़ी यहाँ पर हुकूमतें थीं और सबसे जो आखिरी हुकूमत थी वो थी अमारात गरनाता की। 12वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और यहाँ पर सूरत हाल ये होती थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ताइफ़े थे। तो ताइफ़ा आप यही समझ लें जिस तरह के छोटी छोटी रियासतें होती हैं, जागीरें होती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल था। मुख्तलिफ़ जो अमीर थे उन्होंने छोटी छोटी सी रियासतें बनाई हुई थी और आपस में उनका जंगो जदल जारी रहता था। शुमाल की जानिब जो कस्तील और एरागोन की जो हुकूमतें थीं ईसाइयों की, उनका प्रेशर था। तो वो भी बतदरीज मुसलमानों के ये बाहमी जो इख्तिलाफ़ात हैं इनसे फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह करते जा रहे थे। उस दौर में सबसे मजबूत ताइफ़ा इब्न हूद नामी अमीर का था और इनका काफ़ी इलाकों पर कब्ज़ा था। उनके एक मजबूत मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर। तो मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर जो हैं, इनका ताल्लुक़ एराजोना के कस्बे से था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जंगों में इब्न हूद का साथ दिया। लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर के इब्न हूद के साथ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और फिर एराजोना का जो इलाका था वहाँ के लोगों ने नमाज जुमा के बाद 16 जुलाई 1232 को मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर को अपना अमीर मुंतखब कर लिया। मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर, जिनको मोहम्मद अव्वल भी कहा जाता है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ इलाकों पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर लिया और इनको ईसाई बादशाहों की मदद भी हासिल थी और इन्हीं की मदद की वजह से ही ईसाई बादशाहों ने इब्न हूद को शिकस्त देकर करतबा और इशबिलिया के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंजर है, किस कदर दिलकश मंजर है। दरमियान में एक तालाब है और सामने जो खूबसूरत सा महल है उसका अक्स आपको इस तालाब में दिखाई देगा। चुनाचे इन्हीं मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर ने, जिनको मोहम्मद अव्वल के नाम से जाना जाता है, अमारात गरनाता की बुनियाद रखी, जो कि स्पेन में मुसलमानों की आखिरी बाकायदा हुकूमत थी। वो ये तकरीबन 260-62 साल तक कायम रही और बिल आखिर 1492 में इसका इख्तिताम हुआ। अलहमरा के महल्लात की बुनियाद मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नसर ने अमारात गरनाता के क़याम के बाद रखी और ये वाला जो महल का हिस्सा है इसको पैलेस ऑफ लाइन्स कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आप देखिए सहन है और इसके बीचों बीच एक फव्वारा है जिसके नीचे संगमरमर के बने हुए, सफ़ेद संगमरमर के बने हुए बब्बर शेर हैं और उनके मुंह से आप देख लीजिए कि पानी की एक धार निकल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंजर है। ये आप साइड पे देखिए किस कदर खूबसूरत बालकनीज़ हैं और उन पर किस कदर दीदा ज़ेब काम किया गया है। और ये जो छतें हैं इनको देखने के लिए बतौर ख़ास टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इनको हनी कॉम्ब सीलिंग कहते हैं, यानी कि दूर से देखने में ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि कोई शहद की मक्खियों का छत्ता है। अलहमरा के महल्लात में आप रात के वक्त भी आ सकते हैं, तो उसके लिए अलहदा से टिकट है। तो रात के वक्त यहाँ पर जो टूर होता है उसमें आप इस महल के तमाम हिस्सों में तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ हिस्से हैं जिस तरह के जन्नतुल अरीफ है और ये नसरी पैलेस है, यहाँ पर आप रात के वक्त आ सकते हैं। मैंने सुना है कि रात के वक्त मुख्तलिफ लाइट्स की मदद से इस महल को रोशन किया जाता है और बहुत ही दिलकश मंजर होता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगर दोबारा मुझे मौका मिला और यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह मैं इस महल को रात के वक्त भी देखूँगा। ये देखिए छतों पर, मेहराबों पर किस कदर खूबसूरत काम किया गया है, यानी कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि किस कदर महारत से, किस कदर खूबसूरती से इस महल को सजाया गया है। इस महल में मुख्तलिफ बालकनीज़ हैं जहाँ से आप कदीम गरनाता का जो शहर है उसका नज़ारा कर सकते हैं और इसके अलावा कई छोटे छोटे से यहाँ पर सहन हैं जिनके दरमियान में फव्वारे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों से किस कदर खूबसूरत काम किया गया है।
یعنی کہ پورا فرش جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ تو نصری پیلیس سے ابھی ہم باہر آ گئے ہیں اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا ایک ٹیرس گارڈن ہے۔ یہ آپ دیکھیے سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی ہیں، یہ راستہ بنا ہوا ہے ساتھ میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت سے باغات بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے شاہی قلعہ لاہور دیکھا ہو تو وہاں پر بھی کئی حصے ہیں، شیش محل ہے، دیوان خاص، دیوان عام، اور بھی کئی حصے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کی صورتحال الحمرا کے محلات میں ہے۔ تو شاہی قلعے کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو میں نے وہاں پر ان ڈیٹیل جو شاہی قلعے کی تاریخ ہے اور اس کے مختلف حصے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ اس وقت ہم محل کے جس حصے میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے القذابہ، اور یہ جو جگہ ہے یہاں پر جو سپاہی تعینات ہوتے تھے ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر سپاہیوں کی بیرکس تھیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر مختلف اوپر گنیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دفاعی نقطہ نظر سے ایک جگہ بنائی گئی ہے محل میں۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں سے آپ ارد گرد کے علاقے کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے نیچے غرناطہ شہر، قدیم غرناطہ شہر کا منظر۔ یہی وہ مکانات ہیں جہاں پر کسی زمانے میں مسلمان آباد ہوا کرتے تھے۔ محل کے اس حصے کے در و دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سادہ ہیں، تو یہاں پر زیادہ نقش و نگار وغیرہ نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر سپاہیوں نہیں رہنا ہوتا تھا۔ اور جو محل کے دوسرے حصے ہیں جہاں پر شاہی خاندان رہتا تھا تو وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کس قدر خوبصورت در و دیوار پر نقش و نگار ہیں۔ تو یہ دیکھیے نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں، اور راستے کو اس وقت بند کیا گیا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نیچے بھی کافی کمرے وغیرہ ہوں گے۔ الحمرا محل کے اس حصے میں یعنی کہ القذابہ میں مختلف ٹیرس ہیں۔ تو پہلے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیرس دیکھا تھا جہاں سے آپ قدیم شہر کا بہت ہی خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ٹیرس ہے جہاں سے آپ پورے غرناطہ شہر کا اوپر سے ویو دیکھ سکتے ہیں۔ امارات غرناطہ جنوبی اسپین میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت تھی۔ یہ مسلمانوں کی یہاں پر آخری حکومت تھی جو تقریباً 262 سال تک یہاں پر قائم رہی، اور اس کے پہلے امیر محمد اول تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اور جنہوں نے الحمرا کے محل کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد بھی جتنے امیر آئے انہوں نے یہاں پر الحمرا کے محلات میں کئی نئی تعمیرات کیں۔ یہ اس زمانے میں ایک جدید ریاست تھی اور یہاں پر تقریباً 2 لاکھ افراد بستے تھے، جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی یہاں پر بستے تھے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کمزور ہوتی گئی، شمال کی جانب سے عیسائیوں کے حملے جاری رہے، اور آخری وقت میں جو امارات غرناطہ تھی یہ صرف غرناطہ کے شہر تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ سامنے آپ سیرا نوادہ کا مشہور پہاڑی سلسلہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ غرناطہ شہر کے ساتھ میں ہی واقع ہے، اور الحمرا محل میں جو پانی ہے اسی پہاڑی سلسلے سے یہاں پر آتا ہے۔ ابھی ہم الحمرا محل کے اس حصے یعنی کہ القذابہ سے باہر جا رہے ہیں، تو ابھی جاتے ہیں اس محل کے اگلے حصے کی جانب۔ یہ دیکھیے باہر نکلتے ہی کس قدر خوبصورت یہاں پر جگہ ہے، اور یہاں سے آپ نیچے پورے شہر کا الحمرا کے محل کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے سیرا نوادہ کی پہاڑیاں ہیں، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ الحمرا محل کا یہ حصہ باقی حصوں سے بالکل مختلف ہے، اور اس کے طرز تعمیر سے آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید آپ روم میں آ گئے ہیں، یعنی کہ اس کا ٹپیکل رومن آرکیٹیکچر ہے۔ تو اس حصے کا نام ہے چارلز V پیلس۔ محل کے اس حصے کے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہاں پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا تو اس وقت کے بادشاہ چارلز نے یہ ایک اپنے لیے محل تعمیر کروایا تھا،
اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹپیکل رومن آرکیٹیکچر ہے، درمیان میں گول سا صحن ہے اور دیواروں سے آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے پلر سے کہ شاید کوئی روم کی عمارت ہے۔ اس محل کی تعمیر کا آغاز 1527 میں ہوا تھا اور اس کے آرکیٹیکٹ مشہور آرکیٹیکٹ اور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو کے شاگرد تھے۔ اسی وجہ سے اس محل کے در و دیوار پر آپ کو رومن طرز تعمیر کی چھاپ دکھائی دے گی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر یہ محل مکمل نہیں ہو سکا اور یہاں پر شاہی خاندان کبھی بھی قیام پذیر نہیں رہا۔ اس کی چھت بھی نہیں تھی اور اس کی یہ چھت آپ دیکھ رہے ہیں کافی بعد میں تقریباً 1967 میں بنائی گئی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی عمارت بالکل باقی عمارتوں سے مختلف ہے اور اس کی تعمیر کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پر جو عیسائی بادشاہ تھا وہ یہاں پر اس طرز کی کرسچینٹی کی طرز کی عمارت تعمیر کروانا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی، اپنی کامیابی کی دھاک بٹھا سکے۔ تو یہ تھے جناب الحمرا کے محلات کے 4 مشہور مقامات۔ تو ویسے تو یہاں پر بے شمار جگہیں ہیں، چھوٹی بڑی عمارتیں ہیں، باغات ہیں، لیکن یہ وہ 4 جگہیں ہیں جو کہ یہاں کی سب سے بڑی اور مشہور جگہیں ہیں۔ یہ سامنے آپ یہاں پر ایک چرچ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی زمانے میں پورا یہاں پر ایک شہر آباد تھا اور یہاں پر ساتھ میں ایک عمارت ہے جس کو ایک گمنام شہزادے کی رہائش گاہ کہا جاتا ہے۔ آج کل وہاں پر ایک ہوٹل واقع ہے۔ اس ہوٹل میں زیادہ کمرے نہیں ہیں، تو اگر آپ وہاں پر رہنا چاہیں تو آپ کو ایڈوانس بکنگ کروانی پڑتی ہے اور تھوڑا مہنگا بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت الحمرا کے محلات میں ایک طرح سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہوٹل واقع ہے اور یہاں پر آپ رات کو قیام کر سکتے ہیں۔ اس جگہ کو گمنام شہزادے کی رہائش گاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی زمانے میں کوئی شہزادہ رہتا تھا اور مسلمان شہزادہ تھا جس کا نام معلوم نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس کو پھر گمنام شہزادے کی رہائش گاہ کہتے ہیں۔ 1492 میں مسلمانوں کے آخری فرمانروا ابو عبداللہ نے الحمرا کے محل کی چابیاں فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا کے حوالے کر دیں اور اس کے ساتھ ہی غرناطہ میں اور اسپین میں بھی مسلمانوں کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔